हाँ, तो जो मैं कह रहा था वो ये था कि आई होप इट इज विजिबल, इज दैट मैंने फ्रिक्शन सामने की तरफ एज्यूम कर ली। एज्यूम करने में क्या जाता है, तो एक इक्वेशन तो मैंने लिख दिया नेट फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन, लीनियर का इक्वेशन। दूसरा है एफ इंटू एच। नाउ सी हियर, एफ इंटू एच इज क्लॉकवाइज और स्मॉल एफ इंटू आर इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। एफ एच माइनस स्मॉल एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। और याद करके देखो, प्योर रोलिंग के केस में अल्फा इज ए बाई आर, तो मैं अल्फा ना लिख के मैं इसको लिख देता हूं ए बाई आर। अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर, है ना? तो ए इज इक्वल टू अल्फा। अब अगर मैं काम करता हूं, मैं दूसरे इक्वेशन को आर से डिवाइड करता हूं, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एफ इंटू एक्स बाई आर माइनस एफ इज इक्वल टू एन के स्क्वायर ए बाई आर। अब मैं काम करता हूं, इक्वेशन वन, इसको मैं इक्वेशन वन लिख रहा हूं और इसको इक्वेशन टू लिख रहा हूं। तो ये दोनों इक्वेशंस को अब मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा? ये एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ इंटू वन प्लस एच बाई आर, ठीक है, एफ इंटू वन प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू, है ना? बल्कि मैं इक्वेशन डाल दूं, वो ये बन रहा है एफ इंटू वन प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू एम ए कॉमन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी एफ कितना है, ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा एफ इंटू वन प्लस एच आर, एच बाई आर अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू आर प्लस एच बाई ये आया क्या? ये ए आया है। अब मैं इस ए को वापस इसमें पुट कर देता हूं, एक एम भी तो है। अब मैं काम करता हूं, इसको यहां पे पुट कर लो ए, और मुझे एफ का वैल्यू बता दो, मुझे स्मॉल एफ का वैल्यू बता दो। सॉल्व करो फटाफट, स्मॉल एफ का वैल्यू बता दो, उससे देखना सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगे। जो हमने भी थोड़ी देर पहले डाउट रेज किया था कि फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, हमने मान तो लिया स्टैटिक, हमने मान लिया नो स्लिपिंग फ्रिक्शन स्टैटिक, बट इसका मतलब थोड़ी कि मैं जो मानूंगा वो फॉलो होगा। तो वो सारा चीज, अच्छा डायरेक्शन सामने की तरफ, पीछे की तरफ, या इवन नो फ्रिक्शन, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस स्मॉल एफ का एक्सप्रेशन निकाल लो। स्मॉल एफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा कैसे? इस ए को, ए का जो वैल्यू अभी हमने निकाला, इसको यहां पुट कर लो, कैपिटल एफ को इधर लेके आ जाओ, तो देखना उससे क्या होगा, स्मॉल एफ का वैल्यू आ जाएगा। करो, आ जाएगा। आर्यन जन सेठ की एम स्मॉल एम तो कैंसिल ही, एक बार फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? तो स्मॉल एम कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ, स्मॉल एम तो कैंसिल हो जाएगा, वो अब होगा एक्चुअली, कहना अब तो एम आएगा, वो मैंने गलती से लिखा नहीं था। अब जब स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करो तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए तो आंसर एफ के टर्म्स में आएगा। स्मॉल एफ विल कम इन टर्म्स ऑफ एफ, डोंट वरी। तो पहले सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। मैं तब तो आंसर लिख रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि जो है खुद से करो। अब देखो जरा, क्या ये स्मॉल एफ का वैल्यू यही आ रहा है? फटाफट आंसर, वैसे तो मैंने लिख दिया, एक बार चेक कर लो आंसर।
एक्चुअली ना घर में सब चीजें सेट था, अब आज पहली बार स्कूल में हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट आई थिंक ये सब सेटल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है नहीं, f इंटू एच आर माइनस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आज टाइम इतना ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं पता क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं अभी, बाकी कल डिस्कस कर लूंगा। एंड आई होप कि अगर कल स्कूल खुलता है तो इन दैट केस कल ऑफलाइन मोड में डिस्कस करेंगे और हाफ ऑफ यू के लिए ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ रहा होगा एक्सप्रेशन। चलो बढ़िया, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जरा देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, H इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर पे प्योर रोलिंग खुद से हो रहा था, जब हमने फ्रिक्शन नहीं लिया था तभी भी तो H इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर पे प्योर रोलिंग हो रहा था विदाउट स्लिपिंग। यानी समझो इसको कि फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है जब H इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर पे फोर्स लगाते हो, तभी तो बिना फ्रिक्शन का भी प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पॉसिबल हो पा रहा था। इसलिए अभी देखो फिर से एक्सप्रेशन वही आ रहा है कि अगर H इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर होगा, दैट मींस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, यानी प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा लेकिन फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, इसलिए फ्रिक्शन जनरेट भी नहीं हुआ। मैंने बोला ना, फ्रिक्शन अवेलेबल होना और फ्रिक्शन जनरेट होना दो अलग अलग चीज हो गया। इस केस में क्या फ्रिक्शन अवेलेबल है लेकिन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एज आई सेड फ्रिक्शन इज इक्वल टू इन दिस केस 0 हो जाएगा इन दिस केस। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो H ग्रेटर देन के स्क्वायर बाय आर होता है तो फ्रिक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड, और H अगर लेस देन के स्क्वायर बाय आर होता है यानी क्या होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी बैकवर्ड। ये चीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो H का वैल्यू ग्रेटर देन के स्क्वायर बाय आर होता है, इज दैट केस फ्रिक्शन फॉरवर्ड, और अगर लेस देन के स्क्वायर बाय आर होता है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड। ये इसके लिए ना मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं है, हम लॉजिकली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरा सोचो, जब हमने H इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर पे फोर्स दिया था, इसके मतलब रोटेशन और लीनियर आपस में एडजस्ट हो गए थे, तभी तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ। ये मैं प्रीवियस केस की बात कर रहा हूं। अब जरा सोचो, सपोज तुमने वो फोर्स H इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर से थोड़ा ज्यादा दे दिया, इन दैट केस लीनियर मोशन का तो एक्सेलरेशन उतना ही होगा, है या नहीं? लेकिन क्योंकि H ज्यादा कर दिया तो टॉर्क बढ़ गया, टॉर्क बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, तो यानी लोएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, A उतना ही रह गया लेकिन अल्फा आर पीछे की तरफ बढ़ गया। तो ये बताओ कि अगर H ज्यादा करोगे तो अल्फा आर पीछे की तरफ, अल्फा ऐसे होता है ना, तो अल्फा का कंट्रीब्यूशन पीछे की तरफ रहता है। उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होता है उसमें A आगे की तरफ होता है, अल्फा आर पीछे की तरफ होता है। तो क्योंकि तुमने H बढ़ाया तो तुमने टॉर्क बढ़ाया, तो तुमने अल्फा बढ़ाया, यानी पीछे की तरफ अल्फा आर बढ़ गया, अब नेक्स्ट पॉइंट पीछे जाना चाहता है, इसी को तो रोकना चाहेगा ना फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन आगे की तरफ। इसके लिए कोई मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं है, इसके में फिजिक्स ही काफी है। हाँ, प्रोवाइडेड यू नो दैट के स्क्वायर बाय आर थिंग, इसलिए के स्क्वायर बाय आर के बेसिस पे मैं पिछले नॉलेज से ही बता सकता था इस केस में कि फ्रिक्शन आगे होगा, पीछे होगा, या इवन 0 होगा। और एक्सप्रेशन से भी वही सारे चीजें मैप हो रहा है, यानी मैच हो रहा है। और अगर तुमने H को कम कर दिया तो क्या, टॉर्क कम कर दिया, जबकि फोर्स तो उतना ही लगा रहे हो, तो टॉर्क कम करते ही अल्फा कम हो जाएगा, तो यानी पीछे की तरफ का अल्फा कम हो गया, लेकिन ACM तो उतना ही है। यानी अगर इस पॉइंट को स्टडी करोगे तो A उतना ही रह गया, अगर H कम रखोगे तो अल्फा पीछे की तरफ कम हुआ, यानी उस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, सामने की तरफ, तो उसको फ्रिक्शन अपोज करेंगे, तो इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो गया, यानी H लेस देन के स्क्वायर बाय आर, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, बैकवर्ड्स हो। ये सब कुछ चीजें हम लॉजिकली भी बता सकते थे, बट अब क्योंकि हमने मैथमेटिकली बता दिया तो इट सीम्स टू बी मोर ऑब्वियस एंड सीम्स टू बी मोर कनेक्टेड आल्सो, दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात बोला, एनालिसिस जो अभी आया है इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। बता दो दिया ना, एट H इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर, फ्रिक्शन क्या होगा, 0, यानी फ्रिक्शन अवेलेबल है सरफेस पे पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए जनरेट भी नहीं होगा। वो कब होगा, जब तुमने हाइट के स्क्वायर बाय आर पे फोर्स लगा, यानी कौन से हाइट पे फोर्स लगा रहे हो, दैट नाउ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल नाउ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस केस।
height important. ठीक है ना? That's what we are getting as a conclusion. अब तो चलो ठीक है, आज टाइम नहीं रह गया, नहीं तो देखो एक चीज तो पता चल गया है, f is equal to अगर मैं आप 80 लगा दूं तो टाइम के साथ वेरी करेगा, या तो फ्रिक्शन जीरो होगा, यानी तीन पॉसिबिलिटी है, या तो फ्रिक्शन जीरो हो जाए, ये हो गया अगर h is equal to k square by r, फ्रिक्शन जीरो, h ग्रेटर देन k square by r हुआ तो फ्रिक्शन ऐसे हो। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना होगा, म्यू एम जी, यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कब तक, म्यू एम जी तक, उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट, ये चीज। और अगर बैकवर्ड होना होगा तो भी यही होगा, ये कब होगा, h लेस देन k स्क्वायर, तो देखो फ्रिक्शन का तो अगर h का वैल्यू लेस देन k स्क्वायर बाय r होता है, ये वाला, इन दैट केस क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कब कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद जब म्यू एम जी हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये भी इक्वल टू। बाकी जो भी एनालिसिस है सब इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, वो हम लोग जो है कल के क्लास में करेंगे। तो चलो ठीक है, आज के क्लास में एटलीस्ट एक स्कूल से क्लासेस लेने का एक सिस्टम अब स्टार्ट हो गया, तो आई होप यू नो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, दैट इज फ्रॉम टुमारो, आई होप टुमारो, तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा फंडामेंटल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, और प्लस ये कुछ ग्राफ्स रह गए हैं तो वो ग्राफ्स, उन ग्राफ्स पे भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। सो दैट वुड बी द एजेंडा फॉर टुमारो, सो होप टू सी यू टुमारो और मे बी डे आफ्टर, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आज जो हमने पढ़ाई किया इसको थोड़ा सा खुद से भी घर में रिवाइज कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्कैटर्ड तरीके से पढ़ाई हुआ, तो एक बार रिवाइज कर लेना, कल इसको कंटिन्यू करना। चलो आज के लिए इतना बेटे, हैव अ गुड डे and hope to meet you either tomorrow or day after soon. चलो ओके बेटे, Thank you, sir. thank you and have a good day. Thank you, sir. Thank you.